हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मिड टर्म की तैयारी मैं आप लोगों की पूरी करवा दूंगी, तो उसी की शुरुआत है। हम यहाँ पे करने वाले हैं मिड टर्म के सैंपल पेपर। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो मिड टर्म के सैंपल पेपर दिए गए हैं, प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर सेशन 2026 एंड 27 को हम तैयार करेंगे। तो अभी हम जो सैंपल पेपर करने वाले हैं वो 8th क्लास का साइंस का सैंपल पेपर है। हम हिंदी मीडियम का सैंपल पेपर पहले कर चुके हैं, अब हम इंग्लिश का साइंस में सैंपल पेपर कर रहे हैं। इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको हम रीड करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है जरा हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि 2.5 घंटे आपका यहाँ पे समय होने वाला है और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है। अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं आपके, जैसे कि सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए में 1 से 12 तक क्वेश्चन होंगे इसके अंदर और सारे मल्टीपल चॉइस के होंगे। उसके बाद 2 से 5 तक क्वेश्चन होंगे जो वेरी शॉर्ट होंगे और 2 मार्क्स के होंगे और ये पहले वाले 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 6 to 8 क्वेश्चन की, क्योंकि पैटर्न समझना भी जरूरी है हमें, क्योंकि हमें हमेशा आंसर जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो जो 6 to 8 है वो शॉर्ट आंसर है और 3 मार्क्स का मार्क्स के होंगे ये, और 9 to 11 जो है वो 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद 12 से 15 यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन होंगे और जिनका मार्क्स 4 मार्क्स के वो हर एक क्वेश्चन होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन और सब आंसर्स को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए को यहाँ से निकालते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ पे 1 to 12 सारे क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। Which microorganism is responsible for the converting milk into curd? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? कल ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस चैप्टर को समझा था और बहुत अच्छे से समझाया था। तो उसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क की जो शुगर है उसे पार्शियली डाइजेस्ट करता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये सारा हमने उस चैप्टर में समझा था। तो आज हम सिर्फ सैंपल पेपर को लेके चलेंगे। तो मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है? लैक्टोबैसिलस। और मैंने भी फिर बता देती हूँ, शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में। इसके अलावा राइजोबियम हमने देखा था। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। यीस्ट को हमने देखा था। यीस्ट क्या करता है? ब्रेड बनाने में मदद करता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज, जो ब्रेड और इडली का जो डो होता है वो राइज क्यों हो जाता है? तो देखो क्या कहा जा रहा है, हीट की वजह से नहीं, ग्राइंडिंग की वजह से, नींग की वजह से नहीं। तो ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल क्या होता है? देखो मैंने इसको समझाया था आपको पहले भी। जैसे कि ये मानते हैं कि हम इसके अंदर हमने फ्लावर लिया है और यीस्ट पाउडर लिया है और इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे आटा गूंथ कर रखते थे ना वैसे, और कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद ये क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। क्यों राइज हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे यीस्ट सेल जो है वो क्या करती है? ग्रोथ करती है। और जो ग्रोथ करती है ना यीस्ट सेल, तो वो क्या करेंगी? ज्यादा रेस्पिरेशन करेंगी और ज्यादा रेस्पिरेशन के कारण क्या होता है? CO2 क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं और ये CO2 क्या हो जाती है? इस आटे के अंदर क्या हो जाती है? इस गूथे हुए आटे के अंदर क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो आटा है वो क्या हो जाता है? राइज कर जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम। The dash in plant cell help to the process of the photosynthesis. प्लांट में फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? तो बहुत ही आसानी से आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीफ है वो ग्रीन कलर की नजर आती है, जो क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप कर लेती है और फूड बनाने में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या करते हैं? प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं और ये सिर्फ प्लांट के पास में होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा और समझा देती हूँ। हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास में होता है। न्यूक्लियस भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास में होता है। सेल वॉल, सेल वॉल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट सेल के पास में होती है, कवरिंग देती है, सपोर्ट करती है। और इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a communicable disease? तो देखो डिजीज जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
आपको ये दोनों डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। दो टाइप की डिजीज होती है, एक होती है कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाती है, उससे बात करने से, है ना, उसके पास बैठने से इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी है? जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है, उससे हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी डिजीज है। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज निकालनी है हमको, यहाँ पे बतानी है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज में? डायबिटीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कैंसर भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी भी नहीं है। तो चिकन पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। उसके बाद इन अ ड्राई सेल, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ड्राई सेल द पॉजिटिव टर्मिनल इन द मेटेलिक टिप ऑन द कार्बन रोड विच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या कहा जा रहा है कि एक ड्राई सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? टॉप पर है, कार्बन रोड पे। यहाँ पे हमने ये बनाया, तो इसके टॉप पर क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा? पहले तो क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल बॉटम पर होगा, और बॉटम पे किस पे? जिंक कंटेनर पे। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे कार्बन है, तो नीचे क्या होगा? जिंक कंटेनर। तो बॉटम ऑफ द जिंक कंटेनर। बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले द नेचर ऑफ द मेटल यूज द कॉइल। जो ये कॉइल बना है, इसका जो नेचर है, ये किससे बना हुआ है? निकेल से बना है, कार्बन से बना है, किससे बना है? उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करती है। देन नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कॉइल, कितने कॉइल इसके अंदर टर्न किए गए हैं, है ना, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है था। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फॉलोइंग इन द कॉइल, कॉइल के अंदर कितना करंट बह रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल ओवर ये भी सही है, ये भी और ये भी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी की तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा, ड्राई वेदर व्हाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी ड्राई मौसम में जब कॉम्ब किया जाता है हेयर्स के अंदर, तो बाल कैसे हो जाते हैं? फ्लाई, उड़े उड़े से बाल हो जाते हैं ना, कई बार हम कॉम्ब करते हैं। तो ये किस रीजन की वजह से होता है? किस फोर्स की वजह से होता है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स तो है। जब मैग्नेटिक फोर्स कब होगा? जब मैग्नेट होगा। और फ्रिक्शन कब होता है? दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कब होता है? जैसे कि एक टेबल है और इसको किसी सरफेस पे रखा हुआ है, किसी मतलब किसी फ्लोर पे रखा है, तो फ्लोर और जो टेबल है इनके बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ग्रेविटी जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो ये तीनों फोर्स नहीं होंगे। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाल क्यों उड़े उड़े नजर आते हैं कॉम्ब करने पर? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की SI यूनिट क्या है? पास्कल। सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाई स्पीड विंड कैन, तेज जो हवाएं चलती है वो क्या कर सकती है? 9th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ब्लो ऑफ द रूफ, रूफ को क्या करती है? उड़ा सकती है, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। बहुत तेज हवा चल रही हो तो क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया को भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे है, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे ना, तो क्या होगा? जब हवा तेज चलेगी तो हवा क्या करेगी? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी। तो जहां से हवा मूव करेगी वहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। जब हवा बहुत तेज करके मूव दूसरी तरफ चली जाएगी तो इस एरिया का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रिजल्ट इन लोअर एयर प्रेशर अबव द रूफ ऑफ द हाउस कंपेयर टू एयर प्रेशर बिलो द रूफ। देखो ये भी क्या कह रहे हैं कि ऊपर की हवा, रूफ के और नीचे की हवा, इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक जगह क्या मिलेगी? हमें ज्यादा हवा मिलेगी, ज्यादा प्रेशर मिलेगा, दूसरी जगह कम प्रेशर मिलेगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा जा रहा है। लाइटनिंग कैन अकर
अपोजिट चार्ज कॉइल, क्या कहा जा रहा है, लाइटनिंग कब अकर करती है, जब क्या करते हैं विद इन द क्लाउड, क्लाउड के अंदर जब क्या है अपोजिट चार्ज, हमें पता है लाइटनिंग कब होती है, जब अपोजिट चार्ज क्या करते हैं आपस में कॉइल करते हैं, तब क्या होती है जो लाइटनिंग है वो होती है, बिजली तभी तो कड़कती है ना। तो किस विद इन द क्लाउड्स के अंदर भी हो सकता है, बिटवीन द क्लाउड्स, एक क्लाउड के अंदर हो सकता है, बिटवीन द क्लाउड हो सकता है, बिटवीन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड भी हो सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन है आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप है। When sugar dissolve in water, जब शुगर को हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो क्या स्टेटमेंट निकल कर आती है, शुगर डिसअपियर। देखो डिसअपियर कुछ भी नहीं होता है। क्या आपने कभी कोई चीज देखी है जो गायब हो जाती है? क्या कभी कुछ ऐसा फील किया है, कभी महसूस किया है कि कोई चीज गायब हो जाती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी कभी भी नहीं देखा कि कोई चीज गायब हो जाती है ना। हर चीज के पीछे साइंस है, इसीलिए तो साइंस पढ़ते हैं ना, क्योंकि हर एक चीज का रीजन होता है, और वो रीजन का, उस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन देता है, साइंस देता है। तो मैंने नहीं देखा कि अभी कोई चीज डिसअपियर हो जाए, तो यहाँ पे भी शुगर भी क्या होगी, डिसअपियर नहीं होती है। पार्टिकल आर स्टेशनरी, बिल्कुल पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होते, मिक्स होते हैं ना। यहाँ पे हम देखेंगे अभी, मैटर इज कंटिन्यूस एंड मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल, जो भी मैटर बना है वो किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ मैटर, हमें बताना है मैटर का फॉर्म कौन सा नहीं है। तो देखो मैटर 3 टाइप का होता है, फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस। ये 3 टाइप का मैटर होता है, बट यहाँ पे पूछा गया नोट, तो नोट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी। एनर्जी कोई भी मैटर नहीं है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैटर कितने टाइप का है, मैटर के प्रकार बताइए, इस तरीके के कई क्वेश्चन आएंगे। तो याद करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों के इनका कंपैरिजन जरूर याद कर लीजिएगा। कंपैरिजन हल्का सा बता देती हूँ। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ये हमने सॉलिड बनाया। अब हम लिक्विड के जो पार्टिकल्स बनाते हैं तो वो एक दूसरे से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लूजली अरेंज, आपको नजर आ रहा है, देखो ये थोड़ा सा लूजली अरेंज है। यहाँ पे हमें क्या दिखता है, स्पेस दिखता है, इंटरकैलोरी स्पेस नजर आता है। और थर्ड, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज है जिनको आपको याद करना है, इन फीचर्स को याद करना है। तो यहाँ जनरल क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा फॉर्म नहीं है, तो एनर्जी कोई भी, हम यहाँ पे बात करें किसी भी टाइप का मैटर नहीं है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस को समझना है और फिर सॉल्व करना है। क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना होता। क्वेश्चन को रीड करो, उसको समझो कि क्या चाहता है क्वेश्चन बनाने वाले ने, क्या उसको आंसर चाहिए वही लिखो। और क्या होता है, बच्चे पूरा पूरा पेज लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन टू लाइन। साइंस के तो पेपर अब ऐसे बनते हैं कि आपको कट टू कट आंसर देना है और आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन बी, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सब 2 मार्क्स के हैं। तो ये सोल्व करते हैं। तो अटेम्प्ट आइदर ए और बी, कोई भी पर्सनल चॉइस आपको नहीं दी गई कि आप 4 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 पार्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई वायरस आर कंसीडरेबल डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वायरसेस है वो अदर माइक्रोब से किस तरह से अलग है, उसके बारे में हमें बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, और में भी देखते हैं, नेम अ यूजफुल माइक्रोब्स एंड डिस्कस वन वे इन विच इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। कोई एक ऐसे माइक्रोब का नाम बताना है जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, और क्या फायदा हमें मिलता है, ह्यूमंस को क्या फायदा मिलता है उसके बारे में बताना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, वायरसेस वाला। आंसर सभी देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो वायरसेस क्या होते हैं, मैंने कल समझाया था, इस वीडियो जो चैप्टर कराया था मैंने उसमें समझाया था कि वायरसेस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। बाकी जितने भी माइक्रोब्स हमने यहाँ पर देखे थे, हमने देखा था, हमने बैक्टीरियाज देखा था, प्रोटोजोआज देखा था, एल्गीज देखा था, ये सब हमने देखा था। लेकिन हमने देखा था कि जितने भी माइक्रोब्स थे ना, सबके सब कैसे थे, सेलुलर थे, उनके पास में प्रॉपर एक सेल थी। लेकिन वायरसेस कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, उनके पास में खुद की कोई सेल नहीं होती। और अगर वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर है तब तक वो क्या होते हैं, डेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब वो किसी लिविंग थिंग या किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे हमें याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माइक्रोब्स के नाम तो बहुत सारे पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके आंसर।
यहाँ पर देखते हैं हम इनके आंसर्स। देखो ये सब हम कर चुके हैं, अब यहाँ पर देखते हैं आंसर। देखो सेक्शन बी का स्टार्ट हो चुका है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एक्सप्लेन व्हाई वायरसेस are considered different from the other microorganism. Virus are different from the other organism because they can reproduce only inside the living cell of a host organism. वो कब reproduce कर सकते हैं? जब वो किसी living cell के अंदर, किसी living cell के अंदर होते हैं as a host. Outside a living cell they do not reproduce और शो टिपिकल लाइफ एक्टिविटीज। जब वो किसी लिविंग सेल के बाहर होते हैं तो वो कोई भी अपनी जो, ना तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही वो कोई लाइफ एक्टिविटी दिखा सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि वो कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। इसीलिए बाकी जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे? सेलुलर थे, जबकि जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं और वो विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम अ यूजफुल माइक्रोब्स एंड डिस्कस वन वे विच इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। तो देखो यहाँ पे ईस्ट का एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल दे सकते हैं, राइजोबियम का एग्जांपल दे सकते हैं। राइजोबियम मेरे साथ ही याद करो, लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? मिल्क से कर्ड कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेकंड क्या था? राइजोबियम। राइजोबियम का मतलब क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हमने पढ़ा था। और नाइट्रोजन फिक्सेशन को बहुत अच्छे से हमने समझा था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, राइजोबियम वाला। जरूर इसको लर्न करके जाइएगा, और अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अच्छा, अभी ईस्ट का क्योंकि इजी है तो हमने सबसे ऐसा पेपर सॉल्व करने की कोशिश की है जो बहुत ज्यादा इजी हो, आपको समझ में आए। तो ईस्ट इज ए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज्ड टू बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड एंड केक, सॉफ्ट केक एंड फ्लफी केक को सॉफ्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में हमें ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट अब ईस्ट करता क्या? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन विच मेक द डो राइज। अभी समझाया था मैंने आपको, जो इसका डो है वो राइज कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि ये रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि डो क्यों राइज कर जाता है। मैंने पहले भी बताया, बिकॉज ऑफ ये जब रेस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द 2 वेज ऑफ प्रिवेंट टू स्प्रेड इन्फ्लुएंजा। फ्लू को स्प्रेड होने से किस तरीके से रोका जा सकता है? खुद ही सोचिए, कोविड का एग्जांपल ले लीजिए कि किसी भी जो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे में जो फैलती है, उससे किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? वॉश योर हैंड रेगुलरली। हमें हमारे हाथों को अच्छे से धोना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर के साथ कंटिन्यूस। जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हाथों को धोना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। अपने हैंड वॉश करना और फेस वॉश करना, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और बाहर आते हैं। इन दोनों ही जगह ये आपको करना चाहिए, स्पेशली जब कहीं बाहर से आ रहे हैं। एंड सेकंड, कवर योर नोज। मास्क लगाना आना बहुत जरूरी है आजकल तो। एंड माउथ विद द हैंडकरचीफ या हैंकी लिख सकते हैं। और टिश्यू वाइल द कफिंग और स्नीजिंग। जब आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो आपको क्या रखना चाहिए? टिश्यू रखना चाहिए। इसके अलावा क्या रखना चाहिए? मास्क रखना चाहिए। ये सब चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड to a magnetic compass needle when the placed near a current carrying wire। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, या हम कहेंगे मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अब क्या कहा जा रहा है कि जब इसके पास में करंट कैरिंग वायर चला जाता है, एक ऐसा वायर जाता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तब इस कंपास में क्या फर्क होगा, क्या इसके अंदर आएगा? तो देखो क्या लिखा है, द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। क्या हो जाएगी? ये अपनी जगह से मूव कर जाएगी, जैसे जो जगह है ना वहां से क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। दिस हैपन बिकॉज द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ध्यान से समझो क्या कह रही हूं मैं, कि जब भी हम कोई, यहाँ पे देखो क्या कहा हमने यहाँ पे क्या किया, एक वायर को हमने यहाँ पे देखो, अब देखो क्या कहा, यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे हमारे पास में क्या था? मैग्नेटिक कंपास था। ठीक है, अब इसके पास में वायर लेके गए। जो वायर लेके जाते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अपने चारों ओर एक तरफ क्या निकालता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ। अब जब इसके चारों तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो इसके कारण ये जो कंपास की नीडल है ये क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। अब क्वेश्चन को, आंसर को रीड करते हैं, क्या कह रहे हैं आंसर में? द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट आ जाएगा, थोड़ा हिल जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। दिस हैपन बिकॉज ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करिएगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं भी आया आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज अ करंट कैरिंग वायर गेट वार्म।
जिसके अंदर करंट फ्लो होता है वो वायर गर्म क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है कि जब भी किसी भी वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करते हैं ना, तो वो उसमें क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर। अब देखो क्या कहा जा रहा है, जब भी किसी वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, जब भी किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किसी भी वायर के अंदर, तो वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एक रेसिस्टेंस ऑफर्ड होता है। एक रेसिस्टेंस मतलब उसको करंट अगर देखो एकदम तेजी से ना बहे, जो करंट है वो एकदम तेजी से ना जाए, इसीलिए क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है उसको स्लो करने के लिए, धीरे करने के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो उसको स्लो करता है। अब इस रेसिस्टेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। 3 स्टेप को याद करो। आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी किसी वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस अफोर्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण जो वायर है वो कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है। ये पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। 3 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है। 6 क्वेश्चन में डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जांपल। तो अभी मैंने समझा भी दिया था आपको पहले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एन infected person to a healthy person throughout air, water, food, insect and direct contact. एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। क्या कहा जा रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, जो स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसफर होती है, और किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू। और इसका एग्जांपल जरूर याद कर दीजिएगा, कॉमन कोल्ड है ना, बहुत ही आसान है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका उल्टा हो जाएगा, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जांपल डायबिटीज लिख सकते हैं, कैंसर लिख सकते हैं, ये इसमें आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आपको लर्न हो भी गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसी का और 6 का ही और दिया गया, ध्यान से देखिए, 6 है उसके अंदर और क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं जरा बी, इसका बी पार्ट में क्या कहा गया है, लिस्ट 3 वे टू बाय विच यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कह लो या कम्युनिकेबल डिजीज कह लो, एक ही बात है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब भी वही है कि जब कोई डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नाम अलग है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, गेट वैक्सीनेशन ऑन टाइम, वैक्सीनेशन को टाइम पर लेना चाहिए, एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी हाइजीनिक को क्या करना चाहिए, पर्सनल मेंटेन करना चाहिए पर्सनल हाइजीनिक को, एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन, और अपने आसपास में क्लीननेस होनी चाहिए, साफ सुथरा आपको होना चाहिए। तो कुछ भी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, नोज कब अपना मास्क लगा के रखें, इस तरीके का कुछ भी आप कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Design an activity to demonstrate the movement of a gas particle that can be seen with naked eyes. देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्या कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करनी है, डेमोस्ट्रेट करनी है, जिसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी सीन विदाउट नेक्ड आई, मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसमें गैस के पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। ठीक है, हमें पता है गैस के पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है, आपको ये प्रूव करना है, लेकिन उन वी कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई, ऐसे जिसको हम देख नहीं सकते। मतलब कि क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपको गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट को शो करना है विदाउट कि हम जो उन गैस के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, उसके बिना हमें कैसे पता चलेगा कि गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाना। तो बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है। लाइट एंड इंसेंसिव स्टिक इन द वन कॉर्नर टू अ रूम। देखो क्या कहा जा रहा है, इंसेंशन मतलब कि अगरबत्ती जलाने के लिए कहा जा रहा है, कि अगरबत्ती या कोई भी खुशबू की या परफ्यूम भी लिख सकते हैं आप, कि क्या कहा गया, लाइट एंड इंसेंसिव स्टिक इन द वन कॉर्नर ऑफ ए रूम।
ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, आफ्टर सम टाइम द फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक कैन बी स्मेल्ड इन द अदर पार्ट ऑफ द रूम। कंक्लूजन क्या है, दिस शो दैट गैस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूस मूविंग एंड मिक्स विद द एयर particles, thus the movement of the gas particle can be demonstrated even they cannot be seen by the naked eyes। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा था, गैस पार्टिकल में मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को बताना है जबकि हम गैस पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो क्या किया गया, एक अगरबत्ती को कमरे के किसी एक कोने में जलाया गया, ठीक है। देन कुछ टाइम के बाद में क्या देखा, जो फ्रेग्रेंस थी उस अगरबत्ती की पूरे कमरे में फैल गई। तो मतलब कि वहां से जो गैस पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स थे, गैस पार्टिकल या हम ये कहें जो ये अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, पूरे कमरे में स्प्रेड हुए, जिसकी वजह से हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जो वो कण है या हम ये कह दें जो पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं, लेकिन खुशबू से हम कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस से हम कह सकते हैं कि हाँ मूवमेंट हुई है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया। ऐसी एक आपके साथ में क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसी एक्टिविटी का, तो उसको अच्छे से लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, व्हाई डज द वाटर स्प्राउट आउट लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग जॉइंट्स और होल इन द वाटर पाइप्स। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो, व्हाई डज द वाटर स्पाउट लाइक एज ए फाउंटेन फ्रॉम अ लीकिंग जॉइंट्स और द होल फ्रॉम ए वाटर पाइप। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे एक वाटर पाइप दी गई है और इसके अंदर क्या है, वाटर फिल है। अब वो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, क्यों ऐसा होता है कि अगर इसके अंदर यहाँ पे होल हो जाता है तो पानी एज ए फाउंटेन के जैसे इसमें से बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आंसर देखते हैं। देखो क्या होता है, पानी वाटर अगर पाइपलाइन के अंदर है ना तो वो क्या करता है, ये इसकी वॉल पर, पाइप की वॉल पर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर देता है। यहाँ पे भी प्रेशर, सेम जगह प्रेशर दे रहा है सब जगह, लेकिन जैसे ही उसके अंदर होल हो जाता है तो यहाँ से प्रेशर देने के लिए जगह ही नहीं बची, तो यहाँ से पानी क्या होता है, एकदम फाउंटेन के जिससे बाहर निकलता है। तो यही यहाँ पे समझाया गया है, वाटर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप व्हेन देयर इज ए होल और अ लीक। The pressure of water inside the pipe force that water to come out through the opening। जिससे कि क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल, इसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये पाइप है, इसके अंदर वाटर है, ये हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ये क्या है, पाइप है, ये वाटर है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल है। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सैंपल पेपर में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं। सैंपल पेपर ये बहुत इजी दे देते हैं डिपार्टमेंट, लेकिन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है उनका जब एग्जाम में आता है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, सैंपल पेपर तो आप अच्छे से कर ही लेना। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना तो प्रैक्टिस पेपर मैं आप लोगों के बना दूंगी, प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए बना दूंगी, जिसमें क्या होगा कि हर चैप्टर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हर साल आते ही आते हैं, और न्यू एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रैक्टिस पेपर बना दूंगी मैं। चैप्टर वाइज कहेंगे तो चैप्टर वाइज, अदरवाइज कंबाइंड ही बना दूंगी, जिसमें क्या कर सकेंगे, आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आए उन सैंपल पेपर में से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमने ये कर लिया था, नहीं अभी ये देखो, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। Can the shape or size of a strap make difference provide the both bag are equally heavy। देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हम आपके पास में यहाँ पे 2 बैग रखे गए हैं, ये बैग नंबर 1 और ये बैग नंबर 2। अब वो क्या कह रहे हैं कि शेप और साइज ऑफ स्ट्रैप्स, इसकी स्ट्रैप की साइज हमने क्या किया, इनको थोड़ा ब्रॉड कर दिया, चौड़े कर दिए, जबकि इसकी जो स्ट्रैप है हमने क्या करी है, छोटी कर दी। ठीक है, अब ये 2 बैग हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रोवाइड बोथ बैग आर इक्वली हैवी, दोनों बैग इक्वली हैवी है, मतलब वेट मानो इसका भी 5 kg है और इसका भी 5 kg है, दोनों का वेट 5 kg है। डिफरेंस क्या है कि इसकी जो स्ट्रैप है वो थोड़ी चौड़ी है और इसकी स्टेप क्या है, थोड़ी सी पतली है। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा ऐसे बैग को उठाने से? तो हाँ बिल्कुल, इस ऐसे बैग को कोई कैरी करेगा तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, देखो अब वाइल्ड स्ट्रैप, जो ये वाइल्ड स्ट्रैप है, मेक हैवी बैग इजियर टू कैरी। वाइल्ड बैग को कैरी करना थोड़ा सा इजियर होगा। क्यों इजियर होगा? दे हैव ए लार्जर एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द शोल्डर एंड देयरफॉर एक्सट्रैक्ट लेस प्रेशर। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जब बैग की जो स्ट्रिप है वो चौड़ी होगी, तो चौड़ी, देखो ध्यान से समझो, चौड़ी स्ट्रिप होगी ना तो वो क्या करेगी, शोल्डर के साथ में ज्यादा कांटेक्ट फोर्स बनाएगी, ज्यादा कांटेक्ट करेगी, है ना। शोल्डर, ये मानो ये इसका शोल्डर है तो वो इतना एरिया शोल्डर के साथ में कांटेक्ट करेगी, और जिसकी पतली स्ट्रिप है वो जो कांटेक्ट एरिया है वो कम हो जाएगा। जब कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? जब कांटेक्ट क्या हो जाएगा, अगर कांटेक्ट ज्यादा है, कांटेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। और इसका अपोजिट कर लो कि अगर कांटेक्ट, जैसे कि इसके लिए बात करते हैं, अगर कांटेक्ट क्या है, लो है, छोटा है, कांटेक्ट यहाँ पे थोड़ा पतला है ना, जो स्ट्रिप है थोड़ी पतली है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप्स क्या करेंगी, चुभेंगी। जब वो बच्चा या बैग, जो भी इस बैग को कैरी करेगा, वो स्ट्रिप को, उस बैग को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बैग को जो उठाना है, कैरी करना है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक बार फिर रीड कर देते हो जिससे समझ में आ जाए। सबसे पहले कि हाँ बिल्कुल डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। वाइल्ड स्ट्रैप मेक अ हैवी बैग इजियर टू कैरी करना वाइल्ड बैग को थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज दे हैव ए लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द शोल्डर। शोल्डर के साथ में इनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो लार्जर होगा, एंड देयरफॉर एक्सट्रैक्ट लेस प्रेशर, जिससे कि प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेक्शन डी आता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब इतने आसान एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं आपको फिर बता देती हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं में से हमें चूज करने हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सीधा सीधा आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसकी मदद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की वजह से। इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, amoeba. Amoeba is a unicellular organism. The structure and functional unit of a life. Life की एक structural और functional unit क्या है, cell. क्या है, cell. नंबर 3 आ गया, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, The dash provides structural support and shape of plant cell. प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप कौन देता है, मैंने पहले भी डायग्राम में भी समझाया था, एक बार फिर बताती हूँ। ये मैंने क्या बनाया है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। अब इसके बाहर यहाँ पर अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, कल जब चैप्टर करवाया था तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छा डायग्राम के साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो मैंने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, जिसका काम क्या होता है, सपोर्ट करने का और शेप देने का, है ना। प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, तो प्लांट सेल में क्या मिलती है, बाहर की तरफ एक सपोर्ट देने के लिए, शेप देने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल। मतलब कि ये सेल है, इसके अंदर इस तरीके से जेली जैसा सब्सटेंस मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के पास क्या मिलती है, एक बड़ी सी वैक्यूल मिलती है, जबकि एनिमल सेल के पास में वैक्यूल क्या होती है, छोटी होती है। इसके अलावा प्लांट सेल के पास में हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल के पास में प्लास्टिड नहीं होते हैं। कुछ डिफ्रेंसिएशन भी आपको याद कर लेना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में 2 है, सीधे सीधे बताती हूँ। एक तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, मैं अगर यहाँ लिखती हूँ प्लांट सेल और यहां लिखती हूं एनिमल, है ना। तो सबसे पहले सेल वॉल यहां प्रेजेंट होती है, यहां पर नहीं होती है। उसके अलावा हम बात करें प्लास्टिड की, प्लास्टिड यहां पे प्रेजेंट होते हैं, यहां पर नहीं होते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूं वैक्यूल की, यहाँ पे क्या होती है, लार्जर वैक्यूल, यहाँ पे क्या होती है, लार्जर वैक्यूल होती है, जबकि यहाँ पे कैसी होती है, स्मॉल। ये 3 एनसीईआरटी में मेंशन है डिफरेंशिएशन, तो आपको ये तीनों आने चाहिए। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कि आप और अच्छा यहाँ पे लिखो, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे मैच किया ही हुआ है, अगर आप कहो तो सैंपल पेपर एक बार दिखा देती हूँ आपको ना। देखते हैं हम सारे क्वेश्चन से, आप देखेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। देखो ये सब हमने कर दिया। यहाँ से देखो ये मैचिंग का ये क्वेश्चन आया, ये देखो ये रहा मैचिंग का क्वेश्चन ना, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें क्या करना है, मैचिंग करना है न्यूटन का। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 2 मैग्नेट है, आपस में कोई उनका कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम नॉर्थ साइड और इधर भी नॉर्थ साइड रख देंगे तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इस तरफ से यहाँ पे हम रख देते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये रिपेल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अगर हम नॉर्थ एंड साउथ रख देते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 9.8
न्यूटन के, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो टोटल फोर्स है, क्या कहेंगे हम, जो टोटल फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, ये कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसी है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बारी, एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार सब फिर समझा दूं, बता देती हूँ। तो देखो न्यूटन न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है। मैग्नेटिक फोर्स कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के। रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, और ऐसी मैचिंग जरूर आएगी आपके, अगर आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में ऐसी मैचिंग है तो जरूर करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, हम देखते हैं 1 और सेकंड में से कोई एक करना है। तो 1 में देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल अ पीस ऑफ वुड, वाटर एंड लाइट गैस। ओके, हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसका देखो ए और बी पार्ट दिया गया है, उसके बाद और दिया है, और में भी ए और बी पार्ट दिया है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ से देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया एक तो गैस के बारे में, लाइट गैस के बारे में, एक हमें पूछा गया है पीस ऑफ वुड। 3 चीजें हमें दी गई है, क्वेश्चन समझो। और थर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है वाटर। ये 3 चीजें हमको दी गई है। इन तीनों चीजों में बताना है मैक्सिमम क्या है, जैसे कि इंटर पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन एंड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये 3 चीजें बताने, ध्यान से समझो। पहले हम तीनों चीजों को समझ लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, यही आगे इसी से रिलेटेड, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं सॉलिड, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे बनाते हैं लिक्विड, और थर्ड हम यहाँ पे बनाते हैं गैस। ये 3 चीजें हैं, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे पहले देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के, अभी मैंने समझाया भी था आपको, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल कंपैरेटिवली थोड़े से लूजली अरेंज होते हैं। एंड देन आता है गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। पहले समझ लो, ये दोनों ही क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एक दूसरे से पास है तो इनके बीच में यहाँ पे जो हम ये कह देंगे इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है। स्पेस कैसा हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एकदम लो, ठीक है। मतलब कि इंटर पार्टिकल स्पेस का कलर करके चेंज करके दिखाती हूँ कौन सा स्पेस कह रही हूँ मैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जो स्पेस है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब है जो 2 पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो कम हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ठीक होता है, ओके होता है, यहाँ पे ओके है ना, यहाँ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम हाई है, इनका जो पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब 2 पार्टिकल एक दूसरे के पास में होते हैं ना, तो जितने जो पास में होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मानो ये 2 पार्टिकल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो जितना सॉलिड होगा उतना पार्टिकल पास में होंगे, वो उतना ही अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पे ओके हो जाएगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर है तो यहाँ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी। अब क्या होता है, ये एनर्जी वाला टॉपिक समझो। जब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगे ना तो इनमें क्या होगी, एनर्जी कैसी हो जाएगी, एकदम एनर्जी का मतलब है कि मानो कि अगर हम इसे गर्म करें, किसी सॉलिड को गर्म करें तो वो मेल्ट होने में बहुत टाइम लगाएगा। अगर किसी, मानो तुम आयरन को गर्म करते हो तो उनको मेल्ट होने में बहुत टाइम लगाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी पार्टिकल को, किसी भी हम मैटर को गर्म करते हैं, मान लो सॉलिड को गर्म करें, तो ये इस तरह से पूरा पैक होगा, है ना। तो इसके जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पाएंगे। जब मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या निकलेगी, उनमें से एनर्जी कम निकलेगी। जब अगर मैं यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स बना देती हूँ, गैस के खुले पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, इस तरीके से चारों तरफ से टकराते रहेंगे ना। जब टकराते रहेंगे तो इसके अंदर से ज्यादा एनर्जी निकलेगी,
क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे क्या होगी, लो एनर्जी होगी, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे क्या करेंगे, ज्यादा मूव ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, अब लिक्विड को देखो सब में ओके है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, जब उसको गर्म करेंगे तो एकदम हाई एनर्जी होगी। क्या ये तीनों चीजें समझ में आई? अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इंटर पार्टिकल स्पेस, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं सारा हटा नहीं रही जिससे कि समझ में आ जाए। इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, तो हमने अभी देखा सबसे ज्यादा किसमें होगा, अ लाइट गैस के अंदर। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम बताना है हमको। सेकंड क्या है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है वो किसके बीच में सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड के बीच में। तो पीस ऑफ वुड, ये क्या है, एक सॉलिड है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और थर्ड, एनर्जी पोसेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके बीच में होगी, तो इनके अंदर एनर्जी किसके बीच में होगी, गैस के बीच में। और गैस हमारे पास में क्या है, लाइट गैस, जो ये गैस है इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। आगे का क्वेश्चन भी यहीं से ही निकल जाएगा आपको, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है आगे के क्वेश्चन में, हम यहाँ पे समझते हैं। Which of two factor determine the different shape of a matter? आपको यहाँ पे दो फैक्टर बताने हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो देखो, द टू मेन फैक्टर ऑफ द डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द मैटर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या करते हैं, किसी भी मैटर को एक मैटर से दूसरी मैटर में चेंज करने में मदद करते हैं। जैसे कि मानो कि अब यहाँ पे मैंने आइस लिया, आइस कैसा है, सॉलिड है। आइस कैसा है, सॉलिड है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर हाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस। किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आइस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको फिर मैंने टेम्परेचर दिया, फिर टेम्परेचर दिया, तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से प्रेशर अगर दिया जाता है, अगर गैस को प्रेशर देते हैं, हम गैस को यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो ये दो फीचर ऐसे हैं, हम ये कह दें कि दो चीजें ऐसी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो क्या करते हैं, मैटर को डिटरमाइन करते हैं। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाएगा। उसके बाद इसका और एक क्वेश्चन दिया है जिसको हम पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस हैज। हमें बताना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के पास में क्या क्या चीजें हैं। नो डिफाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका डिफाइन नहीं होता, देखो वॉल्यूम किसका डिफाइन नहीं होता, हमें पता है गैसेस का। गैसेस को अगर आप इसमें रखोगे तब भी उसकी शेप बन जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो भी वो अपना शेप ले लेगी, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, वैसे ही गैस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। नो डिफाइनिंग वॉल्यूम। डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप किसकी होती है, तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, बिल्कुल उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर शेप चेंज करते हैं तो वो टूट जाती है। तो सॉलिड की कैसी होती है, फिक्स्ड शेप होती है। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, कड़क होता है ना, तो हाई डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। What happened to a interparticle force when a solid melt? क्वेश्चन को समझो, बहुत ही आसान है। जब भी किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो इंटरपार्टिकल जो फोर्स है वो उसके साथ में क्या होता है। When a solid melt, the interparticle force become weaker. The particle gains more freedom to move and then solid change into a liquid. देखो क्या है, अभी समझा देती हूँ, आइस के एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये हमने आइस लिया, आइस के पार्टिकल्स कैसे हैं, क्योंकि आइस कैसी है, सॉलिड है, तो आइस के पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। ये हमने लिया आइस, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। ये क्या था, आइस। अब इसको मैंने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। तो हीट करने से क्या हो गए, जो आइस के दो पार्टिकल दिखाती हूँ, ये एक दूसरे के एकदम पास पास में, इसके बीच में क्या है, मैंने अभी बताया था, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम हीट देते हैं तो ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा और ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये एक दूसरे से दूर होंगे तो इंटर पार्टिकल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन है, वो वीक हो गया। वीक होने की वजह से ये पार्टिकल गेन मोर एनर्जी या फ्रीडम मिल गई इनको ज्यादा मूवमेंट करने की, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वाटर में। तो आसान है, समझ में आ गया होगा आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार फिर बताती हूँ। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, द इंटरपार्टिकल फोर्स बिटवीन वीकर, द पार्टिकल गेन मोर फ्रीडम टू मूव एंड द सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेक्शन ई यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। सेक्शन ई में हम क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसमें से आंसर करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन पहले।
यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन ई है, 4 मार्क्स का है। अच्छा, मैं 2 मिनट में पानी पीती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो क्या कहता है, रमेश फील टायर्ड एंड थर्स्टी ऑल द टाइम, ही इज लूजिंग वेट ऑल्सो, ही विजिट टू अ डॉक्टर। वो क्या कह रहे हैं कि रमेश जो है वो टायर्ड फील करता है, थर्स्टी फील करता है, और हमेशा कैसा, अब क्या हो रहा है, उसका वेट भी लूज हो रहा है, और वो डॉक्टर के पास में विजिट करता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब से क्या लास्ट ईयर से ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी तो आपको करना ही करना है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी करना ही है। सी और डी में से उन्होंने ऑप्शन दिया है, उन्होंने क्या दिया है, सी और डी में ऑप्शन दिया है, इन दोनों से क्वेश्चन करना है, मतलब ए और बी तो करना ही करना है, सी डी में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। तो इस पैटर्न का जरूर आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which disease might be the doctor suspect here? यहाँ पे कौन सी डिजीज लग रही है डॉक्टर को? In this is a communicable disease और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बतानी है कि कौन सी डिजीज हो सकती है। Suggest 2 lifestyle change that can help adolescent manage his disease to effectively और state 2 main cause to this disease। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहा जा रहा है, ये देखो सबसे पहले विच डिजीज माइट बी द डॉक्टर सस्पेक्ट, कौन सी डिजीज लग रही है डॉक्टर को? तो यहाँ पे डॉक्टर को क्या लगता है, डायबिटीज लग रहा है। यहाँ पे डॉक्टर को क्या लग रहा है, डायबिटीज, क्योंकि वेट लॉस हो रहा है, प्यास लग रही है और थकावट महसूस हो रही है, तो ये किसके सिम्टम है, डायबिटीज के। तो डायबिटीज आपके 3rd चैप्टर के अंदर इसके बारे में बताया गया, तो यहीं से क्वेश्चन बना है डायबिटीज। इज दिस इज ए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल? तो ये कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक जो हम कहें डायबिटीज का पेशेंट है, उसके पास अगर आप बैठ जाओगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सी और डी में से एक करना है। Suggest 2 lifestyle change that can be help and adolescents name the disease। अब हमारा जो लाइफस्टाइल है इसको किस तरीके से चेंज किया जाए जिससे कि जो अडोलसेंस है, जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो अडोलसेंस है, उनको इस डिजीज से बचाया जा सके। तो डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी जरूरी है। फॉलो अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट एंड लिमिट एक्सेसिव शुगर एंड अनहेल्दी फूड। क्या करना है, हेल्दी फूड लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, और जो एक्सेसिव शुगर है इसको लिमिट करना है, और अनहेल्दी फूड को बिल्कुल मना कर देना है। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टेट 2 मेन कोज रिस्क टू फैक्टर ऑफ अ डिजीज, लैक ऑफ फिजिकल। क्यों ये डिजीज हो रही है, क्या रिस्क है? क्योंकि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है आजकल, हम कहाँ, पहले क्या होता था, जो बच्चे थे, स्पेशली एडोलसेंस जो बच्चे हैं, वो क्या करते थे, बाहर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गर्ल्स थी तो मतलब पकड़म पकड़ाई, भागम भगाई, इस तरीके के खूब खेल खेला करते थे। लेकिन अब क्या है, बच्चे सिर्फ घरों में रहते हैं और घरों में सिर्फ मोबाइल यूज करते रहते हैं, तो बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और इस फिजिकल एक्टिविटी की कम होने की वजह से जो डिजीज है वो निकल कर आ रही है। और अनहेल्दी डाइट हो गई है आजकल, तो जंक फूड, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, यही सब बच्चों को रहता है, पार्टी के नाम पर यही सब चीजें। बल्कि आप लोग को फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या फैक्टर होता है, जेनेटिक फैक्टर। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को होता है, उससे बच्चों को भी हो जाता है, तो ये रीजन होता है जेनेटिक फैक्टर का। तो अच्छा, आप लोगों में से मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पिज्जा, बर्गर या इन चीजों को नहीं खाता है और फ्रूट बहुत ज्यादा करता है, तो वो अपना नाम कमेंट करके मुझे बताइएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा इज ट्राइंग टू हीट वाटर यूजिंग अ इलेक्ट्रिक स्टोव। सीमा क्या कर रही थी, वाटर को गर्म कर रही थी, किसमें, इलेक्ट्रिक स्टोव में। शी नोटिस दैट द कॉइल ऑन द स्टोव कोल द हीटिंग एलिमेंट ग्लो एंड रेड हॉट व्हेन शी स्विच ऑन इट। उसने क्या किया, हीटर देखा, उसने यहाँ पे क्या किया, स्टोव लगाया। स्टोव में जब उसने देखा कि यहाँ पे जो वायर लगा है, जब उसने स्विच ऑन किया तो वो एकदम रेड हो गया और गर्म हो गया। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाई डज द हीटिंग एलिमेंट ग्लो रेड हॉट, क्यों वो रेड हॉट हो गया। सेकंड,
द हीटिंग एलिमेंट ऑफ स्टोव इज मेड अप ऑफ विच ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, जो ये हीटिंग वाला मटेरियल किससे बना हुआ है एलिमेंट, ये बताना है। थर्ड, स्टेट द कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रिक हीटर, हमें क्या बताना है, किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है हीटिंग हीटर की, हीटिंग जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी एनर्जी। एंड डी में क्या है, गिव टू एग्जांपल ऑफ अप्लायंस दैट द स्टोव दैट यूज इन ए हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट के हमें 2 एग्जांपल और बताने हैं। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। अब तो हमारा सैंपल पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला ही है, थोड़ा सा ही रह गया तो उसे हम करते हैं। 13 क्वेश्चन है टोटल, इसके क्वेश्चन 15 है, 13 हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Why does the heating element glow red hot? क्यों हो गया है रेड हॉट? The heating element has high इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हीटिंग जो हम बात करेंगे, स्टोव की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पावर होती है। मैंने अभी समझाया था आपको, रेजिस्टेंस पावर जब हाई होती है, जब भी इसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है, व्हेन करंट पास थ्रू इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है, इट कन्वर्ट इनटू हीट, जिसके कारण क्या होता है, ग्लो रेड हॉट हो जाता है। ध्यान से समझो, दोबारा बताती हूँ, जब भी जो हीटिंग एलिमेंट है उसके अंदर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पावर होती है, जिसकी वजह से जब इसके अंदर करंट पास किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो ग्लो करती है और रेड हॉट कलर की हो जाती है। समझ में आ गया होगा, ये मेन पॉइंट मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, एक बार फिर समझाती हूँ। क्यों जब भी किसी भी हीटिंग एलिमेंट को हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जब हमने करंट स्विच लाइट ऑन करी या करंट पास करवाया तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के अंदर। और जब हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वो गर्म होता है, गर्म होने की वजह से ग्लो करने लग जाता है और रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, द हीटिंग एलिमेंट इन अ स्टोव इज मेड अप ऑफ, किस मटेरियल से बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है सीधा क्वेश्चन। स्टेट द कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द इलेक्ट्रिक हीटर, किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली लगाया ना तो इलेक्ट्रिसिटी किस में, क्योंकि वो गर्म हो रहा है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। गिव 2 एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिक आयरन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर या गीजर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो चीज गर्म होती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अभी मैंने साइंस का हिंदी मीडियम का भी सैंपल पेपर बना दिया है और इंग्लिश मीडियम का भी हो जाएगा हमारा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स के भी बना दूंगी। इसके अलावा किसी चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर आपको दिक्कत लग रही है तो उसका भी मुझे बताइएगा, मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। बट आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे अभी थोड़ा नया नया मेरा स्टार्ट मैंने किया है तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप लोग मुझे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है, देखो किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका जवाब जो है वो जरूर दूंगी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा जा रहा है, इन 2020। अगर कोई क्वेश्चन है तो नाम लेके मुझसे बात मतलब कमेंट करिएगा, मैं अगले जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें स्पेशली नाम मेंशन करूंगी कि हाँ ये बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ठीक है। तो अपना नाम जरूर आप मेंशन करिएगा, जिससे कि हमारी इंटरेक्शन हो सके, मैं भी आप लोगों के नाम जान सकूं। अब आप लोगों को मेरा नाम तो पता चल ही गया होगा बिल्कुल, अगर नहीं पता, जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा नाम पता है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। We experienced that the cyclone M4 in had wind speed of the over 200 km/h in the affected the whole West Bengal and Odisha and effective hazard occur in the mankind। अभी हमने देखा 2020 की बात है जब एक साइक्लोन एम्फॉर्म आया था जिसकी जो स्पीड थी हवा की वो कितनी थी, 200 km/h, जिससे कि जो उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल का जो एरिया बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं फिर आंसर करेंगे। व्हाट इज ए साइक्लोन, हमें बताना है साइक्लोन क्या है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर विंड स्पीड, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। मेंशन टू सेफ्टी मेजर पीपल शुड फॉलो ड्यूरिंग द साइक्लोन, हमें क्या, साइक्लोन जब आता है तो हमें क्या सेफ्टी के लिए यूज करना चाहिए, मेजरमेंट मतलब क्या सेफ्टी के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड इसका डी पार्ट हो जाएगा, लिस्ट टू टेक्नोलॉजी यूज बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बाय द प्रिडिक्ट साइक्लोन, साइक्लोन को प्रिडिक्ट करने के लिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या टेक्निक का यूज करते हैं उसके बारे में हमें बताना है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। देखो साइक्लोन, साइक्लोन क्या है, देखो ए साइक्लोन इज ए वॉलेंट स्ट्रॉम विद वेरी हाई स्पीड विंड, एक ऐसे वेरी हाई स्पीड विंड है दैट रोटेट अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ ए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो वहां पे उसके अराउंड इस तरीके से घूमता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। तो दोबारा डेफिनेशन याद कर लेना, अ साइक्लोन इज ए वॉलेंट स्ट्रॉम विद वेरी हाई स्पीड, और बहुत स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, दैट रोटेट अराउंड द सेंट्रल एरिया ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द मेजर विंड स्पीड, तो इसे कहते हैं एनीमोमीटर, इसे क्या कहा जाता है, एनीमोमीटर, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंशन टू सेफ्टी मेजर, टू सेफ्टी मेजर आपको बताने हैं, क्या कर सकते हैं, मूव टू ए स्पेस साइक्लोन शेल्टर और ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, एक ऐसी मजबूत मतलब ऐसी कवरिंग एरिया में आप चले जाइए जो कि मजबूत हो, जो बड़ी बिल्डिंग जैसे कि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग हो या साइक्लोन शेल्टर हो, वहां पर आपको जाना होता है, क्योंकि अगर आप ओपन में खड़े होंगे तो कुछ भी ऊपर से हवा क्योंकि बहुत तेज चल रही है, कुछ भी गिर सकता है आपके ऊपर, आपको चोट लग सकती है, तो आपको ऐसी एक जगह पे जाके खड़े हो जाना है जो क्या हो, थोड़ी कवर्ड हो, शेल्टर दे आपको। स्टे अवे फ्रॉम द सी, रिवर्स और अदर वाटर बॉडी से क्या रहना है, दूर रहना है। इसके अलावा अपने आप को कवर कर लो, आपके पास अगर कुछ चीज है तो उससे आपको कवर कर लो, है ना, इस चीजों से आपको अपने आप को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि किस चीज का यूज करते हैं मेट्रोलॉजिकल, तो किस चीज का यूज करते हैं, एक करते हैं सैटेलाइट का और दूसरा रडार का, किसका यूज करते हैं, सैटेलाइट का और रडार का, ये याद कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन शुरू होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं। आई होप कि आपको जो सैंपल पेपर मैंने करवाया है समझ आ गया, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाया है। फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं लिए, मैंने शॉर्ट में समझ में आए इस तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस पेपर, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रैक्टिस पेपर करवा दूंगी मैं, जिससे कि क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो भी पहले सारे सैंपल पेपर करते हैं हम 6 to 8, 9, 10 के जिस सैंपल पेपर करेंगे, उसके बाद एग्जाम के पास में हम आपके प्रैक्टिस पेपर करेंगे, और प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस मैं ऐसे लूंगी जिसमें से 90% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी ये। Sana and Priya were helping their father rearrange the furniture in the living room. अपने रिया और सना क्या कर रहे थे, अपने फादर के साथ में हेल्प कर रहे थे फर्नीचर को रीअरेंज करने में। As they pushed a heavy sofa across the floor, they noticed it was much harder to move than a lighter chair. So क्या कह रहे हैं कि एक भारी सोफा था, हैवी सोफा था, जिसको वो जब धक्का दे रही थी तो उनको ज्यादा मेहनत लग रही थी, बजाय कि उन्होंने जब हल्की चेयर्स ली। Sana tried to the push to sofa alone, but फाउंड इट डिफिकल्ट, सना जब अकेले कर रही थी और भी ज्यादा थक रही थी। शी सो प्रिया सजेस्ट दैट दे बोथ पुश द टुगेदर इन सेम डायरेक्शन। तो प्रिया ने क्या कहा, भाई हम पहले क्या, देखो ये कहानी समझो, ये एक सोफा है, पहले सिर्फ सना इसको क्या कर रही थी, धक्का लगा रही थी, तो बहुत ज्यादा उसको क्या लग रहा था, जोर आ रहा था, बहुत ज्यादा उसको पुश लगाना पड़ रहा था, अब ये फोर्स लगाना पड़ रहा था। अब सना और प्रिया दोनों ही सेम डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा रही हैं, तो क्या हो गया, दे नोटिस दैट सोफा मूव मच मोर इजियर। जब दोनों ने साथ मिलकर धक्का लगाया तो क्या हो गया, उसको मूव करना थोड़ा आसान हो गया, बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो पहले ही समझा रही थी, ये 5 लगा रही थी, 5 फोर्स लगा रही थी, ये भी 5 फोर्स लगा रही है, दोनों 5, तो दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, टोटल फोर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से काम करना क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम रीड करते हैं, और ये हमारे अब लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर के। Why did Sana find it easier to move sofa when both she and Priya pushed together in the same direction? अभी समझाया, जब दोनों ने सेम डायरेक्शन में लगाया तो क्या हुआ, जो टोटल हम फोर्स था वो क्या हो गया, बढ़ गया, दोनों का जुड़ गया ना आपस में। What type of the force were Sana and Priya applying to move the sofa? क्या कर रहे थे, कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, सोफा को टच किया ना, जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और जब किसी चीज को टच नहीं किया जाता, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स जिसमें टच नहीं किया जाता, उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं। नेक्स्ट देखो, विच फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द सोफा एज इट मूव अक्रॉस द फ्लोर, स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। क्या कहा जा रहा है कि जब वो सोफा मूव कर रहे थे तो एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, फ्लोर से भी लग रहा है, सोफा किसके ऊपर है, फ्लोर के ऊपर है ना, तो सोफा को जो मूव कर रहे हैं तो एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और फ्लोर से लग रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये देखो
एक सेकेंड, देखो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट की एसआई यूनिट क्या है, हाउ द वेट इज अ बॉडी ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द मास दैट द बॉडी, राइट एनी वन पॉइंट, कोई भी वन पॉइंट लिखना है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बस अब हमारा, अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, आप मुझे पहले सब्जेक्ट दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि पहले इस सब्जेक्ट का बना दो, तो उसी सब्जेक्ट का हम सैंपल पेपर करेंगे और बहुत ही इजी शब्दों में करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। मेरा मोटिव यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जैसे ही उस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे फटाफट सोल्व कर दें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो, why did Sana find easier move to the sofa when the both she and Priya pushed together in the same direction? When Sana and Priya pushed the sofa in the same direction, their force act together and produce greater resonant force. क्या कह रहे हैं, जब दोनों ने इकट्ठा मिलकर फोर्स लगाया तो उनकी जो फोर्स थी वो क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, बढ़ गई, और उससे हमने क्या कहा, रेजिडेंट फोर्स कहा। Therefore, it is become easier to move, जिसकी वजह से सोफे को मूव करना आसान हो गया। What type of the force were Sana and Priya applying to move the sofa? कौन सा फोर्स यूज कर रही है, मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स यूज हो रहा है यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स, और हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ, दिस इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा है ना, देखो, which force oppose the motion of the sofa as it move across the floor, state any one effect of this force। अब ये क्या है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। The motion opposed to the motion of the sofa, one effect of friction is that it produce heat। ये क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। ध्यान से समझो, जब भी हम किसी चीज को खिसकाते हैं या हम चल भी रहे हैं तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसका अपोजिट एक फोर्स लगता है सेकंड सरफेस से। एक तो हमारी सरफेस हो गई, सेकंड सरफेस से क्या होता है, अपोजिट फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, और इसकी वजह से हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट की एसआई यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, एन होती है वेट की एसआई यूनिट। हाउ इज द वेट ऑफ अ बॉडी डिफरेंट फ्रॉम इट मास, मास इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास क्या होता है, जो भी अमाउंट, जो भी मैटर हमारे अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जनरली रिमेन कांस्टेंट, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी बात करते हैं तो हमारा जो मास है, हम चाहे अर्थ पर हैं, चाहे हम मून पर हैं, चाहे हम जुपिटर पे कहीं पे भी हैं, तो हमारा मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि वेट इज फोर्स विच ग्रेविटी पुल अ बॉडी, और वेट क्या होता है, जो ग्रेविटी हमको पुल कर रही है उसको मिक्स किया जाता है, पुल अ बॉडी एंड कैन चेंज फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हमारा वेट अर्थ पर 60 kg है तो हो सकता है कि मून पर हमारा वेट 6 kg हो, 10 kg हो, तो इस तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन हमारा मास क्या रहेगा, कहीं पे भी चले जाए हमारा मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे 9th क्लास में आया करता था ये क्वेश्चन, बट अभी इस साल इन्होंने इसमें ऐड कर दिया तो नया टॉपिक आया है, ये क्वेश्चन जरूर आप कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ सैंपल पेपर साइंस का कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिएगा, उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो थैंक यू गाइज, और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।